अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी। दिस इज अब्दुल रहमान। डियर व्यूवर्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज हम स्लाइड्स ले इसका ओवरव्यू लेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए कौन कौन सी है और उनमें डिफरेंसेस क्या है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले सबको आपको पता है कि डीएनए में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, हमारे पास राइबोज शुगर होता है इन केस ऑफ आरएनए, और डीऑक्सी राइबोज होता है इन केस ऑफ डीएनए, और साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। और ये सब आपस में मिलकर आपके पास एक डीएनए या आरएनए स्ट्रक्चर बनाता है। और डीएनए में आपको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और बेस पेयर्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, जबकि राइबोज शुगर्स के दरमियान या डीऑक्सी राइबोज शुगर्स के दरमियान फास्फोडाइस्टर लिंकेज हो रही होती है। सो फास्फोडाइस्टर लिंकेज आपका बैकबोन बनाती है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दो बेस पेयर्स के दरमियान आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और उसको पेयर फॉर्म में रखते हैं इन केस ऑफ डीएनए। सो थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज न्यूक्लियोटाइड बेसिस की हम स्टडीज करते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि इसमें फ्री पैरामिडीन्स और प्यूरीन्स बेसिस मौजूद होते हैं, जो कि वीकली बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक कंपाउंड्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज bases. The purines and pyrimidines common in DNA and RNA are aromatic molecules. These both are purines and pyrimidines. प्यूरीन में हमारे पास आपको पता है एडेनिन गावानिन आता है, पैरामिडीन में जो है वो साइटोसिन और थायामीन आता है। तो ये दोनों आपके पास रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सो एरोमेटिक इन नेचर होते हैं, चाहे वो आरएनए में हो या डीएनए में हो। सो ये जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी है इन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स की, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज यही है कि इसका स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस रोल है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके अलावा लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है ऑफ न्यूक्लिक एसिड के तौर पे। तो उसको हम रिकॉग्निशंस में भी हमें हेल्प करता है जब हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली उसको मेजर करते हैं। All nucleotide bases absorbs ultraviolet light, and nucleic acids are characterized by a strong absorption at the wavelength near 260 नैनोमीटर। तो जब अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली इसको जब मेजर करना चाहें तो हमें अल्ट्रावायलेट लाइट लेनी होगी, और उसको 260 के रेंज में हम उसको मेजर कर सकते हैं। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर है जो इसको इस वेवलेंथ में इसकी अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली मेजर कर सकते हैं। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करके देखें, तो जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली उसको रन करते हैं और वेवलेंथ सेलेक्ट करते हैं अराउंड 240 और 280 के दरमियान, तो उसकी मीन आपको 260 आता है, यानी मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस जो है न्यूक्लिक एसिड की वो 260 नैनोमीटर के ऊपर आती है। तो ये ओवरऑल आपको इस तरह से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक पैटर्न देता है, जिसे मुख्तलिफ कलर कोडिंग में आपको मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, जैसे ब्लू आपके पास एडेनिन मोनोफॉस्फेट है, फिर गावानिसिन मोनोफॉस्फेट है। तो ये सारे के लिए अलग कलर कोडिंग है, और उसकी अब्जॉर्बेंस उन्होंने साथ साथ दिखाई होती है, उसकी कंसंट्रेशन के एक खास किस्म के जो भी आपका एनालाइट्स, जो भी आपका सैंपल है जिसमें आप मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की कंसंट्रेशन कितनी है। सो अगर हम फिर फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज देखें, तो प्यूरीन और पैरामिडीन बेसिस आर हाइड्रोफोबिक एंड रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर एट द नियर न्यूट्रल पीएच ऑफ द सेल। सो जो बॉडी का नॉर्मली फिजियोलॉजिकल पीएच है, उस पे प्यूरीन और पैरामिडीन जो होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक और relatively insoluble होता है। That's why these nucleotide base pairs bases are inside the two strands of the DNA। ये अंदर की तरफ होते हैं बिकॉज दे ट्राइंग टू अवॉइड द वाटर, जबकि जो बैकबोन होता है, जो फॉस्फेट रेजिड्यूज है या राइबोज होता है, वो बाहर साइड उसका फ्रेम बनाते हैं, और वो वाटर के साथ उन्होंने इंटरेक्शन करना होता है, उसके साथ बॉन्डिंग करनी होती है। सो बाहर की तरफ होते हैं, और चूंकि ये हाइड्रोफोबिक है, सो दे आर द इनसाइड ऑफ द डबल डीएनए स्ट्रक्चर। At acidic or alkaline pH, the bases become charged and their solubility in water increase. So जैसे जैसे अगर आप उसको acidic environment देते हैं या alkalinity की तरफ लेके जाते हैं, तो ये bases जो है वो चार्ज हो जाते हैं और इनकी solubility slightly increase हो जाती है। Hydrophobic stacking interaction in which two or more bases are positioned with the planes of their rings parallel like a stack of coins. So ये जो
आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दे फॉर्म अ स्टैक्स अराउंड ईच अदर। जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, इसी तरह ये भी पड़े होते हैं आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस, और ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, यानी नाइट्रोजनस बेसिस अगर एक दूसरे के ऊपर पैरेलली पड़े होते हैं, जैसे कॉइन्स आप एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं। Base staking helps to minimize the contact of bases with the water, and base staking interactions are very important in stabilizing the three-dimensional structure of nucleic acid. अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पैरेलली आते हैं क्लोजली, तो ये क्या करते हैं, इनका काम यही होता है क्योंकि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, तो ये वाटर को के साथ अपने कंटेक्ट को मिनिमाइज करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डीएनए को, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसको टाइटली जो है वो एक दूसरे के साथ बाउंड रखते हैं। इसके हम आगे फिर डायग्राम्स आ रही हैं, उसमें मैं दोबारा आपको डिटेल से इसकी बताऊंगा। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द पैरीमिडीन एंड प्यूरिमिडीन्स आर रिंग नाइट्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप एंड एक्सोसाइक्लिक अमाइनो ग्रुप। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप आपकी रिंग्स में आपको नजर आ रही है, प्यूरिन पैरामिडीन्स में आपको नजर आएंगी, तो अगर आप स्ट्रक्चरली उसको देखेंगे तो उसमें रिंग नाइट्रोजन स्ट्रक्चर्स हैं, कार्बोनाइल ग्रुप है, और जो रिंग ग्रुप से बाहर आपके पास जो है अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होता है। Hydrogen bonds involving the amino and carbonyl group are the most important mode of interaction between two complementary strands of the nucleic acid. अब ये जो इसमें एक स्ट्रक्चर प्यूरिन और पैरीमिडीन में जो तीन चीजें हैं कि नाइट्रोजन रिंग है, कार्बोनाइल ग्रुप है और एक्सोसाइक्लिक अमाइनो ग्रुप है, तो उसमें जो अमाइनो और कार्बोनाइल ग्रुप है, ये दो चीजें, दे आर एक्चुअली have a very important role in interaction between टू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी दो बेस पेयर, दो डीएनए स्ट्रैंड्स जो है उसके दरमियान जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस की जो इंटरेक्शन है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो इन दो ग्रुप की वजह से है, कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से और एक्सोसाइक्लिक अमाइनो ग्रुप की वजह से। ये डिसाइड करती है कि उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनानी है जो सामने वाला नाइट्रोजनस बेस है इसके साथ। According to James D. Watson and Francis Crick in 1953, in which adenine specifically bound to thymine or uracil in case of RNA, and guanosine bound specifically to cytosine. Watson Crick ने दिया था. So these two types of base pairs predominate in double-stranded DNA and RNA. ये आपके पास ज्यादा प्रीडोमिनेट करते हैं किसमें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या और आरएनए में। तो अब जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं उसको अगर आप दोबारा देखें तो ये आपके जो बेस इंटरेक्शंस हैं ये यहाँ पे हो रही है, एंड दे आर स्टैक अराउंड, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल पड़े हुए हैं, यानी अगर ये देखो तो ये इसके पैरेलल है। तो जैसे कॉइन्स एक दूसरे के पड़े होते हैं तो ये इसी तरह एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। ये ब्लू लाइंस में जो आपको डॉटेड दिखा रहा है, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो वहां मैं डिस्कस किया कि इसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अमाइनो और कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से है। सो दीज आर अमाइनो ग्रुप्स विच आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग, और ये कार्बोनाइल ग्रुप है कार्बोक्सिल, तो जो कि आपस में मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये इसकी बैकबोन है, अगेन जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और साथ ये राइबोज शुगर है जो आपस में मिलके जो है वो बॉन्ड्स बनाते हैं और एक बैकबोन बनाती है। ये हाइड्रोफोबिक है तो इनसाइड है, और ये हाइड्रोफिलिक है जो आपका बैकबोन है। सो दीज आर अलाउड टू इंटरैक्ट विद द वाटर। ये इसके दरमियान स्पेस है जो विद इन आपके नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो इसके दरमियान जो स्पेस बन रही है वो 3 एंगस्ट्रॉम या 2.9 एंगस्ट्रॉम के ऑन एवरेज बनती है। सो डीएनए इज अ डबल हेलिक्स दैट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये अभी तो हमें मालूम है, लेकिन स्टार्ट में इसके बारे में डिस्कशन चल रही थी। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, प्रोटीन इज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफर करता है। लिहाजा साइंटिस्ट ने उस वक्त इसके ऊपर वर्कआउट किया। 1868 में डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेडरिक मिश्चर। फिर उसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियन। उन्होंने कहा था कि ये न्यूक्लियन है और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इन सब कामों के लिए। इन 1940 ऑसवेल्ड टी एवरी एंड कोलन मैक्लाइड एंड मैकलेन मैकार्थी वाज देयर एनी कंपेलिंग एविडेंस दैट डीएनए वाज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन मटेरियल। एवरी एंड हिज colleague found that an extract of a virulent strain of the bacterium
Streptococcus pneumoniae causing disease in mice could be used to transform a non-virulent strain of the same bacterium into a virulent strain. So ये आपने जो भी ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये आप लोगों ने 9th 10th और फर्स्ट ईयर की किताबों में पढ़ा हुआ है। एवरी साहब और उनके कुलीग ने ये कहा कि जो वेरुलेंट स्ट्रेन है बैक्टीरियम का, एक बैक्टीरिया है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसका वेरुलेंट स्ट्रेन जब वो नॉन वेरुलेंट स्ट्रेन्स में भी ट्रांसफर हो रहा है और वो क्या करता है कि माउस में डिजीज काज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डीएनए है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द transmitting of the genetic information from one person या one organisms to the other. So in 1952 experiment by Alfred Hershey and Maratha Chase, infection of bacterial cell by a virus bacteriophage with a radioactively labeled DNA or protein removed any remaining doubt that DNA not a protein carried the genetic information. फिर 1952 में मजीद डाउट्स को क्लियर करने के लिए एल्फ्रेड और मार्थे चेज ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक वायरस है जिसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, उससे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि उस वायरस के डीएनए को क्या किया था, रेडियो एक्टिवली लेबल कर लिया था और प्रोटीन को एक खास किस्म के रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेबल किया, डीएनए को एक खास और किस्म के उससे जो है उन्होंने लेबल किया। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको स्टडी किया कि जब वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट होता है तो एक्चुअली उसके अंदर क्या ट्रांसफर होता है, तो उनको पता चला कि एक्चुअली इट इज द डीएनए जो कि ट्रांसफरिंग जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, नॉट अ प्रोटीन। तो उसके बाद एरविन चारगॉफ ने 1940 में कुछ चारगॉफ रूल दिए जो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, दूसरे लेक्चर्स में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। सो बेसिस की कंपोजिशन स्पीशीज टू स्पीशीज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सेम स्पीशीज के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में डीएनए की कंपोजिशन या बेस कंपोजिशन जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। और उन्होंने एक ये कहा था कि ओवरऑल जो है एडेनिन यानी प्यूरिन्स और पैरिमिडीन्स की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल रहेगी। अब आते हैं डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में जो वॉटसन एंड क्रिक ने डिजाइन जो है वो एक्सप्लेन किया था, जिसपे उनको नोबेल प्राइज मिला। इन 1953 उन्होंने पहली बार 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया, जो कि आज तक वैलिड है। उन्होंने कहा था कि 2 हेलिकल डीएनए चेन वाउंड अराउंड द सेम एक्सिस राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, कि 2 डीएनए चेन जो है वो एक दूसरे के ऊपर सेम एक्सिस पे वो रोटेट करते हैं, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। Hydrophilic backbone of alternating deoxyribose and phosphate group are on the outside of the double helix। उन्होंने कहा कि जो बैकबोन है इसका वो हाइड्रोफिलिक है और वो डिऑक्सीराइबोज और फास्फेट ग्रुप पर मौजूद है, जो कि आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स मौजूद होता है, जबकि प्यूरिन्स और पेरीमिटीन बेसिस जैसे हमने पहले भी स्टडी किया वो बोथ आर इनसाइड एंड स्टैक्ड इनसाइड द डबल हेलिक्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, सो दे आर प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर नाइट्रोजनस बेसिस और ये इनसाइड मौजूद होते हैं। पेयरिंग ऑफ द 2 स्ट्रैंड क्रिएट अ मेजर ग्रूव एंड अ माइनर ग्रूव ऑन द सरफेस ऑफ द डुप्लेक्स। फिर उन्होंने कहा कि जो डबल हेलिक्स बन रहा है इसमें ओवरऑल आपके पास 2 ग्रूव बनते हैं, एक आपके पास मेजर ग्रूव बनता है और एक आपके पास माइनर ग्रूव बनता है। न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑफ वन स्ट्रेन इज पेयर्ड इन द सेम प्लेन विद द बेस ऑफ द अदर स्ट्रेन। DNA strain run in anti-parallel fashion, K 5 to 3 prime and 5 to 3 prime, but they are anti-parallel to each other. Vertically stacked bases inside the double helix would be 3.5 apart, so the secondary repeat distance of about 34 angstrom was accounted by the presence of 10 base pair in each complete turn of the double helix। तो ये जरा समझने वाली बात है कि जो बेस पेयर है, 2 बेस पेयर के दरमियान जो आपके पास स्पेस बनती है तो वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की बनती है, लिहाजा हमारे पास जो एक पूरा टर्न बनता है वो 10 बेस पेयर का होता है। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके डायग्राम से बता दूं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि 3.4 एंगस्ट्रॉम का
स्पेस बनता है दो बेस पेयर के दरमियान, यानी ये येलो और इस स्पेस के दरमियान 3.4 एंगस्ट्रॉम का है, जबकि पर टर्न जो है हमारे पास कंप्लीट टर्न जिसमें एक माइनर और एक मेजर ग्रूव आता है, तकरीबन इसने कहा कि 10 बेस पेयर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में होते हैं। सो लिहाजा अगर 3.4 एक दो के दरमियान है तो 10 को अगर 3.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास ये 34 एंगस्ट्रॉम बन जाता है। सो यानी एक कंप्लीट टर्न के दरमियान आपके पास 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस बनता है। और द स्ट्रक्चर इन एक्वस सॉल्यूशन डिफर स्लाइटली फ्रॉम दैट इन फाइबर्स हैविंग 10.5 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। लेकिन अगर यही डीएनए एक्वस एनवायरनमेंट में मौजूद है तो इन बेस पेयर्स के दरमियान स्लाइटली ये जो स्पेस है बढ़ जाएगी, वो 3.5 या 3.6 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। और ओवरऑल अगर आपका स्पेस दो पर टर्न जो स्पेस बनेगी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपके पास बनेगी 36 या 35 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट में कहीं पे 36 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, कहीं पे 35 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए का है दैट इज 2 नैनोमीटर वाइड, जो आपका 10 एंगस्ट्रॉम है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। सो अगर इसको आप इसकी विड्थ देखें, यहां से मेजर करें और यहां तक, तो वो 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर बन जाती है। सो इट मींस अगेन इट इज इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी BDNA की हम बात कर रहे हैं, तो ये 20 एंगस्ट्रॉम बन जाती है, यानी 2 नैनोमीटर ये वाइड हो जाता है। सो दैट वाज अबाउट द वाटसन एंड क्रिक मॉडल। मजीद हम स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में अगर स्टडी करें तो अगेन एंटी पैरेलल डबल हेलिक्स है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, प्यूरिन पेयर्ड विद पैरिमिडीन फॉर्म अ रंग्स काइंड ऑफ लैडर लाइक स्ट्रक्चर। प्यूरिन में एडेनिन गावानिन डबल रिंग है, पैरिमिडीन थायमीन एंड साइटोसिन है, सिंगल रिंग है। अच्छा, इसमें एक मेजर ग्रूव है और एक आपके पास माइनर या नैरो ग्रूव है। तो मेजर ग्रूव अगर आप देखें तो ये आपके पास मेजर ग्रूव है। ठीक है, आप ये देखें इनके दरमियान स्पेस जो है, जब ये एक्सिस के आगे वाउंड होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, तो इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा है, तो इट इज़ अ मेजर ग्रूव। जबकि आपके पास ये यहाँ पे जो है वो माइनर ग्रूव बनाता है। सो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, वो हम देखते हैं। दिस ग्रूव प्रोवाइड एक्सेस फॉर द बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन टू देयर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलोंग द DNA चेन। ये जो ग्रूव है, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स आके अटैच होते हैं, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स इंफॉर्मेशन लेके आते हैं कि आपने रेप्लिकेशन करनी है या आपने ट्रांसलेशन करनी है या आपने और कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। सो एक सिग्नल होती है, जो प्रोटीन अटैच होते हैं तो वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि कैंसर सेल्स में जब म्यूटेशंस होती है या कैंसर होता है, तो उसमें क्या होता है कि सेल्स अनकंडीशनली डिवाइड होते हैं, कोई उस पर चेक पॉइंट्स नहीं होते, और सेल ग्रोथ जो होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है। तो उसको फिर स्टॉप करने के लिए हम कोई ऐसे मेडिसिन अगर डिवाइस करें कि इन रेगुलेटरी प्रोटीन को वहां अटैच होने से स्टॉप कर सके, ताकि सेल की डिवीजन रोकी जा सके, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन रोकी जा सके। सो उनके लिए फिर दीज ग्रूव्स, माइनर और मेजर ग्रूव्स आर द बेसिक साइट्स जहां पे आप एंटी कैंसर ड्रग्स को डिजाइन करके वहां पे अटैच कर सकते हैं, और ताकि रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड ना हो सके। सो ऑलरेडी एंटी कैंसर ड्रग्स जो मार्केट्स में अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ देम आर बाइंड टू द नैरो ग्रूव ऑफ द DNA स्ट्रक्चर, so that their replication or transcription process could be stopped. So that is the axis of the, जिसको हम draw करते हैं around that helical structure, and this is the minor groove and these are the major groove. Base pair are parallel to each other and they are stacked inside, जबकि backbone जो है वो outside होता है, environment के साथ इसका communication होता है, bonds बनाते हैं. Stabilization of the primary structure of the primary DNA structure. Hydrogen bond do not contribute significantly to the stability of the structure. ठीक है, ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी में इतना खास रोल नहीं है, बट द बेस पेयर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. द डबल हेलिक्स इज प्राइमरीली डिस्टेबलाइज्ड बाय, किन की वजह से स्टेबलाइज होता है डबल हेलिक्स? मेटल कैटाइंस. मेटल कैटाइंस मौजूद होते हैं जो कि बॉन्ड्स बनाते हैं मुख्तलिफ, विच शील्ड द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द बैकबोन फॉस्फेट्स. सो चूंकि फॉस्फेट्स जो है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फॉस्फेट्स ग्रुप जो होते हैं, दीज आर द नेगेटिव चार्ज,
सो उसको ये शील्ड करता है दीज मेटल कैटायंस, सो दीज गिव स्टेबिलिटी टू द DNA structure. Base taking interaction between the complementary base pair. So complementary base pair के दरमियान जो एक दूसरे के ऊपर वो लेयर दर लेयर आते हैं जैसे coins पड़े होते हैं, so these are also giving the stability to the DNA structure. Base taking interaction between adjacent guanine and cytosine are stronger than those between adjacent adenine and thymine pairs. The reason is because there are 3 hydrogen bond between guanine and cytosine. That's why it's more stronger than adenine and thymine, because in adenine and thymine there are 2 hydrogen bonds. अब क्या है कि वॉटसन एंड क्रिक ने यह भी कहा कि डीएनए स्ट्रक्चर could logically be replicated. ये 1953 में उन्होंने कहा कि इसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी उसके कॉपीज बना सकते हैं बाय सेपरेटिंग द 2 स्ट्रैंड्स. आज हमें पता है कि बाय यूजिंग पीसीआर हम 2 स्ट्रैंड्स को इजीली डीनेचर कर सकते हैं. जस्ट टेम्परेचर अप्लाई करते हैं 94 डिग्री, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सेपरेट हो जाता है, प्राइमर अटैच करते हैं और उसकी रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है बाय एडिंग डीएनटीपीस. और इसी तरह उन्होंने कहा कि सिंथेसाइजिंग अ कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर ईच अदर. सो हर एक के अगेंस्ट हम एक कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सकते हैं. ये उन्होंने उस वक्त प्रपोज किया था जो कि आज तक वैलिड है. डीएनए कैन अकर इन डिफरेंट 3 डायमेंशनल फॉर्म. सो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. डीएनए इज अ रिमार्केबली फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है. थर्मल फ्लक्चुएशन कैन प्रोड्यूस बेंडिंग, स्ट्रेचिंग एंड अनपेयरिंग ऑफ द स्ट्रैंड्स. अगर हम टेम्परेचर को प्लस माइनस करते हैं तो इसमें बेंडिंग या स्ट्रेचिंग आ सकती है. ये 2 स्ट्रैंड आपस में मिल्ट होके सेपरेट हो सकते हैं जैसे हम डीनेचरेशन पीसीआर में कर रहे होते हैं. या अगर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है तो बाय यूज ऑफ हेलिकेज एंजाइम वो क्या हो जाता है, डीनेचर कर देता है, सेपरेट कर लेता है 2 स्ट्रैंड को. लेकिन क्या होता है, डिविएशन फ्रॉम द वाटसन क्रिक डीएनए स्ट्रक्चर डू नॉट अफेक्ट द की प्रॉपर्टीज ऑफ द डीएनए. सो क्या होता है कि ये डीएनए वाटसन क्रिक का डीएनए स्ट्रक्चर से डिविएट अगर करता भी है with applying the temperature or other chemicals to the DNA, लेकिन इसके की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो की प्रॉपर्टीज क्या है कि स्टैंड कंप्लीमेंटेरिटी, कि स्टैंड एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री ही रहेंगे. दे रिमेन एंटी पैरेलल एंड रिक्वायरमेंट फॉर एडेनिन टू थायमिन एंड guanine टू साइटोसिन बेस पेयर विल रिमेन सेम. सो ये 3 चीजें इसमें रिमेन विल बी सेम क्योंकि इसकी की प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब नहीं होगी. डीनेचरेशन टेम्परेचर के साथ हो सकती है लेकिन जब टेम्परेचर आप वापस लेके आओगे तो वो दोबारा रीनेचर हो जाएंगे, दोबारा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना लेंगे. अब आते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ डीएनए. जब हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसमें हमें पता है कि देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए या जी डीएनए. तो पहले हम बी डीएनए को स्टडी करेंगे, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे ए डीएनए के साथ और जेड डीएनए के साथ, क्योंकि बी डीएनए हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डीएनए है जो हमारे बॉडी में मौजूद है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में. तो बी डीएनए में हमारे पास द बी फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर अ रैंडम डीएनए सीक्वेंस. तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, जबकि ए डीएनए इसके अगेंस्ट वाइडर है और फ्लैटर देन बी डीएनए. सो ये ज्यादा फ्लैटर है और वाइडर है. जबकि जेड डीएनए क्या है, दीज आर द स्ट्रेचेस ऑफ जेड डीएनए कैन अकर नेचुरली इन रीजन ऑफ डीएनए दैट हैव अ सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग प्यूरिन्स एंड पैरामीडीन्स, फॉर एग्जांपल पोली-जी-सी यानी guanine साइटोसिन. तो जेड डीएनए में क्या है कि ये ज्यादातर आपको वहां पे मौजूद होगा जहां अल्टरनेटिवली बहुत ज्यादा प्यूरिन पैरामीडीन्स क्लोजली पड़े होंगे, वहां पे आपको जेड डीएनए नजर आएगा. बी डीएनए में आपको पता है कि इट इज अ राइट हैंडेड हेलिक्स विद 10.5 बेस पेयर पर 360 डिग्री टर्न, जो हमने जैसे पहले भी स्टडी किया. पर 360 डिग्री टर्न में आपके पास कितने बेस पेयर आते हैं, 10.5 बेस पेयर्स आपके पास आते हैं, जो कि आपके पास तकरीबन 36 एंगस्ट्रॉम्स या 34 to 36 एंगस्ट्रॉम बनाते हैं. इसके मुकाबले में ए डीएनए बी राइट हैंडेड हेलिक्स है, लेकिन इसके अंदर 11 बेस पेयर पर टर्न मौजूद होते हैं. ठीक है. और जेड डीएनए जो है इट इज लेफ्ट हैंडेड. ये दोनों से मुख्तलिफ है जब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, बिकॉज इट इज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स. इट कंटेन 12 बेस पेयर पर टर्न. सो इसमें 12 बेस पेयर्स मौजूद हैं. अब पिच की बात आती है. बी डीएनए में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 3.5 या 3.4 एंगस्ट्रॉम बेस पेयर्स है,
तो पर जो है वो 10 बेस पेयर के अगेंस्ट 34 एंगस्ट्रॉम बन जाता है या 36 एंगस्ट्रॉम पर टर्न बन जाता है। लेकिन ADNA में बेस प्लेन्स आर टिल्टेड 20 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हेलिकल एक्सिस। तो ADNA में आपका अगर हेलिकल एक्सिस दरमियान में से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये स्लाइटली आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो टिल्टेड है। यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। सो दैट इज ADNA, इट इज स्लाइटली टिल्टेड टू 20 डिग्री, जबकि BDNA जो है इसमें आपके पास अगेंस्ट 34 एंगस्ट्रॉम पर टर्न में डिफरेंस आ जाता है। ZDNA जो है दैट इज लेफ्ट हैंडेड, और इसकी हम फर्दर प्रॉपर्टीज साथ साथ देखते हैं। BDNA में आपके पास माइनर ग्रूव इज नैरो, मेजर ग्रूव इज वाइडर, वाइल इन ADNA डीप, मेजर एंड शैलो माइनर ग्रूव। तो इसमें आपके पास अगर देखें तो ये देखते दैट इज द मेजर ग्रूव विच इज डीप एंड दैट इज द माइनर ग्रूव विच इज नैरो, ठीक है। जबकि इसमें आपके पास क्या हो जाता है कि वाइडर मेजर ग्रूव, ये देखें ये मेजर ग्रूव बहुत ज्यादा वाइडर है, जबकि माइनर ग्रूव जो है दैट इज वेरी मच शैलो, यानी सतही तौर पे होता है, ज्यादा नैरो नहीं होता, डीप नहीं होता। जबकि आपके पास जो ZDNA है, द मेजर ग्रूव इज बेयरली अपेरेंट इन ZDNA एंड द माइनर ग्रूव इज नैरोड एंड डीप। इसमें आपके पास मेजर ग्रूव बिल्कुल ऐसा होता है कि नजर ही नहीं आता कि इसमें मेजर ग्रूव है भी सही, जबकि माइनर ग्रूव ज्यादा नैरो होता है। सो ये अगर आप देखें तो इसमें मेजर ग्रूव आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें कोई मेजर ग्रूव है, जबकि माइनर ग्रूव जो है वो बहुत ज्यादा डीप है। अगर इसके कंपेयर देखें तो ये नैरो है, यहाँ पे इसका माइनर ग्रूव ज्यादा डीप है और नैरो है, ठीक है। अब BDNA में एक्सिस पासिस थ्रू द मिडल ऑफ ईच बेस पेयर, जबकि हेलिकल एक्सिस पासिस अबव द मेजर ग्रूव। BDNA के अगेंस्ट अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो मोस्टली दे विल पास थ्रू द बेस पेयर्स, जबकि अगर आप इसके अगेंस्ट ड्रॉ करते हैं तो देट विल मोस्टली पास थ्रू द मेजर ग्रूव। सो that is one of the difference. And then in ZDNA, transition between the B and Z helical form of DNA may play a role in regulating gene expression. So ये जो ट्रांजिशन होगा BDNA और ZDNA के दरमियान, ये इनका एक रोल हो सकता है आपके पास जीन की रेगुलेशन में या जीन के एक्सप्रेशन में। BDNA प्रेजेंट अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जैसे मैंने पहले बताया, जबकि ADNA इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉडरेटली डिहाइड्रेटिंग द BDNA। सो अगर आप BDNA को डिहाइड्रेटिंग कंडीशन में रख लेते हैं तो दैट विल अडॉप्ट द फॉर्मेशन ऑफ ADNA बिकॉज ADNA इज प्रेजेंट इन डिहाइड्रेटिंग कंडीशन। जबकि ZDNA की बारी आती है तो इट इज सीन इन कंडीशन ऑफ हाई साल्ट कंसंट्रेशन, जहाँ पे हाई साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है या सेलेनिटी ज़्यादा है, सो वहाँ पे आपको ज़्यादातर ZDNA मिलेंगे। सो दीज आर द ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब अगर आप उसको अबव से देखते हैं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको ऊपर से देखते हैं तो ये आपको इस तरह से दिखता है। सो दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ A फॉर्म ऑफ द DNA, वो ऊपर से आपको इस तरह दिखेगा, जबकि B फॉर्म आपके पास इस तरह से नजर आएगा, दैट इज द B फॉर्म ऑफ द DNA, जबकि Z फॉर्म विच इज अ लेफ्ट हेलिकल हैंडेड स्ट्रक्चर, सो इट विल बी लुक लाइक दिस। अगर हम उसको रियल टाइम में देखते हैं तो रियल टाइम में हमारे पास ADNA BDNA अगर यही सीक्वेंस हम कंसीडर करें तो ADNA में एक सीक्वेंस आपके पास इस तरह से आ रही है। सो अगेन that is present in dehydrated condition, that is the BDNA, it is present in the normal physiological conditions, and that is the ZDNA which is present in the as a left-handed helical structure in high salt concentration. It is normally seen in high salt concentration. So that was all about the DNA structure. Here is the references. इंशाल्लाह किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।